हेलो बच्चों। इससे पहले हमने देखा था कि कैसे कास्ट पॉलिटिक्स को एक हद तक कंट्रोल करने का काम करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि कास्ट काफी हद तक हमारे सोशल और इकोनॉमिक डिवीजन को भी क्रिएट करने का काम करती है। जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं और सोशल रिफॉर्मर्स हैं, वो लगातार इस डिवाइड को कम करने का काम करते हैं। जब हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस की, यहां ठीक से समझिएगा, सोशियो इकोनॉमिक चेंज। जब हम कास्ट के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, कास्ट की वजह से जो क्लासिफिकेशन सोसाइटी में होता है, उस क्लासिफिकेशन को हटाने के लिए हमारे पास दो तरह के मैकेनिज्म ही अवेलेबल है। जब हम इंडिविजुअल लेवल पर बात करते हैं तो हम एक फैमिली की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी में फिर हर तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं, इंडिविजुअल से लेकर के कलेक्टिव तक। क्योंकि जो इंडिविजुअल की थिंकिंग है, जो अप्रोच है, वो एकदम डिफरेंट होगा। लेकिन जब हम कलेक्टिव की बात करेंगे तो कलेक्टिव का जो पूरा अप्रोच है वो एकदम अलग होगा। उस कंटेक्स्ट में सोशल लेवल पर कास्ट के डिवीजन को या कास्ट के कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए या खत्म करके समाज में समानता बनाए रखने के लिए हम लेकर के आए थे रिजर्वेशन। और जब हमने इकोनॉमिक लेवल पर कोशिश की, जो हमारा जो पहला प्रयास था एक समाज के तौर पर, वो सोशल था कि सोशल लेवल पर हमको अपना एस्टेब्लिश करना है और एक समानता की स्थिति समाज में बनाए रखनी है। जब सोशल पूरी तरह से, जो हमारा सोशल लेवल पर वेपन था या जो सोशल लेवल पर हमारी रेमेडी थी, वो पूरी तरह काम नहीं कर पाई, तो फिर इकोनॉमिक लेवल पर आरक्षण की बात हुई ईडब्ल्यूएस को लेकर के। भविष्य में भी जब भी सोसाइटल क्लासिफिकेशन को कम करने की बात होगी तो वो क्लासिफिकेशन या डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन है तो क्लासिफिकेशन के एग्जिस्ट करने से डिस्क्रिमिनेशन है, तो उस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए हमारे पास इकोनॉमिक वेपन ही काम करेगा। वेपन इन द टर्म्स ऑफ हमारा एक रेमेडी या टूल, आप एक टूल कह सकते हो, इसके माध्यम से हटाने का प्रयास किया जाएगा। तो हमारा वो इकोनॉमिक लेवल पर जब चेंजेस की बात होगी तो अगेन उस लेवल पर पॉलिसी का क्रिएशन, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होगा। तब पॉसिबिलिटी है कि एक लेवल पर हम इक्वालिटी को डेवलप कर पाएंगे सोसाइटी के लेवल पर और कास्ट सिस्टम को हटा पाएंगे। जब हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, बेसिकली आप उसे आजादी के बाद धीरे धीरे देख सकते हैं, तो जब हम मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे हैं तो वहां पर कई तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के माध्यम से कास्ट को हटाने की बात करते हैं, अभी हमने जो पिछली क्लास में देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में जातीय विभाजन ज्यादा है, जबकि वही चीज जब हम नगरीय क्षेत्र में बात करते हैं तो वो विभाजन उतना ज्यादा नहीं है। नगरीय क्षेत्र में विभाजन न होने का कारण क्या है? क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और वहां पर लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन होता है। जो लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन है, क्योंकि जब भी हम अर्बनाइजेशन के लेवल पर बात करेंगे तो उस डेवलपमेंटल सोसाइटी में लोग अपनी इकोनॉमिक स्टेटस के अनुसार व्यवस्थित होने का प्रयास करते हैं।
तो जब इकोनॉमिक स्टेटस किसी भी जगह पर प्रधानता में आ जाता है तो अल्टीमेटली जो सोशल क्लास है वो अपने आप बैकफुट हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कम है, इसीलिए सोशल क्लास फ्रंट पर है और इकोनॉमी बैकफुट पे आता है। ये बात समझिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में सोशल क्लास फ्रंट पे आता है, इकोनॉमी बैकफुट पे ले लेता है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में मान लीजिए संबंधों की स्थापना होनी है तो वहां पर लोग पहले सोशल क्लास देखेंगे, फिर अपने सोशल क्लास में हायर इकोनॉमी देखेंगे। मतलब सोशल क्लास फ्रंट पे रहेगा, उसके बाद अपने ही सोशल क्लास में हायर इकोनॉमी देखेंगे। अब इसी को जब हम नगरीय क्षेत्र में देखते हैं तो सोशल क्लास बैकफुट पर आ जाता है, इकोनॉमिक क्लास फ्रंट पे आ जाता है। यहां पर भले सोशल क्लास बाइफरकेट हो जाए लेकिन इकोनॉमिक क्लास हमेशा प्राइमरी लेवल पर रहेगा या फ्रंट लेवल पर रहेगा। यहां पर लोग इकोनॉमिक लेवल को चूज करेंगे, सोशल लेवल भले ही बाइफरकेट हो जाए। तो ये डिफरेंस क्रिएट होता है। तो इसीलिए इकोनॉमी जो है वो अल्टीमेटली सोशल, जो आपका सोशल डाइवर्सिफिकेशन है, डाइवर्जन है या क्लासिफिकेशन है या कॉन्फ्लिक्ट है, इन सब को हटाने का काम धीरे धीरे करते हैं। तो लार्ज स्केल में जब अर्बनाइजेशन होता है तो अल्टीमेटली ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि लोग इकोनॉमिक क्लास से जुड़ते हैं। अगेन फिर वही बात है कि सोशल एंड इकोनॉमिक, तो इसका मतलब इकोनॉमिक चेंजेस को प्रधानता दी जा सकती है। जब हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, लगातार जब शिक्षा का स्तर बढ़ता जाता है तो हर व्यक्ति को यह समझ में आने लगता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका कोई आधार नहीं है, कोई बेसिस नहीं है। इवन सोशल क्लास में जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन दो एस्पेक्ट से आ सकता है। पहला एस्पेक्ट कि पर्सनल लेवल पर किसी तरह का सोशल क्लासिफिकेशन या बाइफरकेशन देखने को मिला हो। दूसरे लेवल पर जब हम बात करते हैं किसी तरह का पर्सनल लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला हो, दो तरह है। एक, हमें डिफरेंट फॉर्म्स में पता चलता है कि हमारे साथ जो अपर क्लास है उसने गलत किया, जो भी लोअर क्लास के मन में जो वायलेंस है, जो हिंसा है, जो नाराजगी है, वो किस बात से है। क्योंकि उन्हें एक तो जन्म से पता है कि कहीं ना कहीं हायर क्लास ने हमारे साथ गलत किया था जिसकी वजह से आज हम पीछे हैं, और बुक्स में, डिफरेंट मेमोइर्स में या डिफरेंट जगहों पर वो सारी चीजें मेंशन है, तो लोगों के मन में फिर वही बातें आती हैं। दूसरा, जब हम रिजर्वेशन देखते हैं कॉलेजेस में, एडमिशन में, तो वहां पर जो क्लासिफिकेशन है और जो एंट्री लेवल बैरियर है वो हमेशा लोगों को डिवाइड करने का काम करता है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि सोसाइटी में एस्टेब्लिशमेंट लाने का काम कर रहा है, एक लेवल पर समानता की स्थापना कर रहा है, लेकिन ये उसी साइकिल को घुमा रहा है। अगर हम लॉन्ग टर्म में समझने की कोशिश करें तो उसी साइकिल को ये घुमाने का काम कर रहा है। क्योंकि पहले एक क्लास ऑपरेसर था, एक ऑपरेस्ड था। इन टर्म्स ऑफ अपलिफ्टमेंट वो साइकिल कन्वर्ट हो गया और जो ऑपरेसर था वो अपने को ऑपरेस्ड देख रहा है, जो ऑपरेस्ड था वो ऑपरेसर बन गया, तो वो साइकिल घूम गई। तो सोशल क्लासिफिकेशन को खत्म करने का एकमात्र जो रास्ता है वो रिजर्वेशन नहीं हो सकता। हाँ, वो एक अलग बात है कि डिसीजन मेकिंग किस तरह से लिया जाता है, पॉलिसी मेकिंग कैसे जाती है, क्योंकि वहां पर फिर जनमत को ध्यान रखा जाता है, लोगों को किस तरह से एक हद तक संतुष्टि देना है, किस तरह से अपने फैसले लेने हैं, वो एक अलग कंटेक्स्ट होगा या कॉन्सेप्ट हो जाए। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, जैसे जैसे लोग अपने कामों से जुड़ते चले जाते हैं, अलग अलग इकोनॉमिक वर्क से जुड़ते जाते हैं। अब मान लीजिए एक फैक्ट्री है, अब तक क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र का ऑक्यूपेशनल वर्क है
वो इस तरह से था कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं, इसीलिए जो कास्ट हायरार्की है उसको खत्म करने के लिए जो लैंडलॉर्ड कल्चर है उसे खत्म करना जरूरी है। क्योंकि जब लैंडलॉर्ड कल्चर की बात करते हैं तो यहां पर अल्टीमेटली एक क्लास ऐसी है जो अपने को ऊपर रखती है, जमींदार जिसे कहते हैं, दूसरी क्लास उनके यहाँ एज अ लेबर काम करती है। तो ये हायरार्की कब खत्म हो, अब मान लीजिए गांव में एक फैक्ट्री लग जाती है, तो ये जो हायरार्की थी वो अपने आप खत्म हो गई। उसी फैक्ट्री में अलग अलग कास्ट के अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जब भी ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान की बात होगी या ग्रामीण क्षेत्र में वैसे ही आर्थिक अवसर उपलब्ध होंगे, तो उन आर्थिक अवसरों के उपलब्ध होने के कारण अपने आप परिस्थितियां परिवर्तित, मतलब जैसे ही ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक अवसर उपलब्ध होंगे तो जो गांव टोले पूर्वे में जो बटा हुआ है, अब डिपेंड करता है कि वो पॉलिसी के थ्रू आ रहे हैं, बिजनेसमैन के थ्रू आ रहा है, गवर्नेंस के थ्रू आ रहा है, मतलब वो कैसे गांव तक पहुंचता है। और जब गांव में लोगों को वो चीजें उपलब्ध होंगी तो जो उनके बीच के कास्ट क्लासिफिकेशंस हैं वो अपने आप खत्म होने लगेंगे। इसीलिए कहा गया है कि अल्टीमेटली जो हायरार्की है कास्ट की वो खत्म होगी इकोनॉमिक रीजन से। सोशल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि ये जो पूरी डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी हित में काम कर रही है, जब सारी चीजें सामंजस्य के साथ काम कर रही हैं, समरसता के साथ काम कर रही हैं। लेकिन यही डाइवर्सिटी जो सोशल एंड रिलीजियस है वो खतरनाक होने लगती है जब वहां यहां पर क्लासिफिकेशन जैसी सिचुएशन है, इन टर्म्स ऑफ जहां पर भी डिस्प्यूट की सिचुएशन हो रही है। यहां पर भी जो सेंसस है उसके माध्यम से हर 10 साल में ये रिकॉर्ड किया जाता है लोगों के द्वारा कि रिलीजन किसका क्या है। और अक्सर हम सोचते हैं कि फला धर्म है या फला परिवार उस धर्म को मानता है। इमेजिन कीजिए वहां की सिचुएशन जहां पर एक ही घर में दो रिलीजन के लोग, तो आप कहेंगे ये कैसे हो गया। मान लीजिए एक परिवार है, वहां पर माता पिता के दो बच्चे हैं, ठीक। वो परिवार आप मान लीजिए क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। वो परिवार क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, उसके अपने दो बच्चे हैं, ठीक है, उस परिवार में दो लड़के हैं। अब एक लड़के ने हिंदू धर्म में जाकर के शादी कर ली, हिंदू धर्म के रीति रिवाज से, दूसरे वाले ने इस्लाम धर्म से कर ली। अब ऐसी सिचुएशन में, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, रियल लाइफ में बिल्कुल ना करें, उसके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इश्यूज हैं, और सच कहें तो ऐसी सिचुएशन इम्पॉसिबल होती है क्योंकि उसके अलग अलग लेवल पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है तो एक ही फैमिली में आप अलग अलग रिलीजन के लोग देखेंगे, लेकिन रियल लाइफ में भी इस तरह के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। एक ही परिवार में अलग रिलीजन के लोग हैं, ब्लड रिलेशन में होते हुए भी। तो एक सेंसस होता है, सेंसस का बेसिक सा पर्पस यही है कि जब तक अपने पास आंकड़े नहीं होंगे किसी भी चीज के, उन आंकड़ों के आधार पर किसी भी तरह का प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता। उन आंकड़ों से ही प्रेडिक्शंस होते हैं। जिस तरह से हम डिस्क्राइब करते हैं, जिस तरह से हम बताते हैं, उस तरह से हर हाउस होल्ड में जाकर के ये रिकॉर्ड किया जाता है कि हर मेंबर का रिलीजन क्या है, क्योंकि संविधान इस बात की इजाजत भी देता है
कि आप अपना अलग धर्म मान सकते हैं, जिसका जो मन है या जिस भी रिचुअल्स को कोई फॉलो करना चाहता है, जिस तरह की उसकी धारणा है, जिस तरह की मान्यता है, व्यक्ति अपने धर्म को उस हिसाब से फॉलो कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं कहीं अगर हम बात करें, जब ईच पर्सन की बात आ रही है, एक ही फैमिली में हस्बैंड मान लीजिए क्रिश्चियन है और वाइफ इस्लाम धर्म को फॉलो करती है, तो एक ही फैमिली में हस्बैंड और वाइफ, अब तक हमने देखा कि एक फैमिली में अलग अलग लेवल पर हम देख रहे थे, लेकिन एक ही फैमिली में हस्बैंड और वाइफ हैं और वो दो अलग अलग रिलीजन को मानते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है। ये डिपेंड करता है कि सेंसस में किस तरह की लेवल पर लोग अपने को डिस्क्राइब करते हैं, और कभी कभी लोग अपने को बिना किसी रिलीजन का भी बताते हैं, एथीस्ट बताते हैं। तो जब कोई अपने आप को एथीस्ट बता रहा है, इसका मतलब कि वो किसी भी धर्म को नहीं मानता, वो अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को सरवाइव करना चाहते हैं। तो डिपेंड अपॉन, ये केवल सेंसस में पता चलता है कि कौन किस रिलीजन को मानते हैं, किसकी क्या अपनी मान्यता, धारणा और विश्वास है, और लोग चाहें तो किसी भी धर्म को ना माने।